दिखती है बेहिसाब खूबसूरती और अलग अलग नज़ारे, जहाँ शानदार वन्यजीव प्राचीन परंपराओं का पालन करते हैं और धरती की सबसे कठिन चुनौतियों में जिंदा रहने के लिए सहनशीलता और खुद को ढाल लेने की काबिलियत रखते हैं। हर साल जीवन का चक्र जमीन, आसमान और समंदर में चलता रहता है। जापान के अनोखे निवासी हमेशा आसान खाने की तलाश में और खतरे से बचने की कोशिश में रहते हैं। प्राचीन जानवर जो लाखों सालों से नहीं बदले हैं, पहाड़ी जंगलों में घूमते हैं, जबकि कुछ विशाल नदी प्रणालियों और इस जंगली स्वर्ग को घेरने वाले पोषक तत्वों से भरपूर समंदर का पूरा फायदा उठाते हैं। यहाँ बेहद छोटे से चमत्कारी जीव विशाल दिग्गजों के साथ तैरते हैं। इनकी जिंदगियां बदलते मौसमों के हिसाब से चलती हैं। सर्दियां जंगलों को कठोर बर्फीली कैद में डाल देती हैं, जिससे सबसे मजबूत प्रजातियां भी अस्तित्व मिटने के कगार पर पहुंच जाती हैं। यहाँ रहने वाले सभी जीवों के लिए तैयारी जरूरी है, ताकि जापान के जंगली माहौल में जिंदा रह सकें। ये है जापान्स वाइल्ड साइड। जापान के तटों से बहुत दूर साइबेरियन रशिया में जहां तक नजर जाए वहां तक बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। ये सब कुछ ढक देती है और जानवरों के लिए खाना ढूंढना मुश्किल काम बन जाता है। जमी हुई अमूर नदी पर पहले से ही बर्फ की बड़ी बड़ी परतें बन चुकी हैं। जब ये एक निश्चित मोटाई तक पहुंचती है तो बड़े टुकड़े टूटकर बहना शुरू कर देते हैं। चरमराती बर्फ आगे आने वाले खतरों की चेतावनी देती है। जल्द ही ये जापान की ओर बढ़ेगी, जहां वन्य जीवों को इसके साथ आने वाली कठोर सर्दी के लिए तैयार होना होगा। टोक्यो के किनारे पर फैले मुसाशिनो जंगल में अभी भी गर्मियों का मौसम है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, यहाँ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसलिए काम जल्दी शुरू करना बेहतर है। ये एक जापानी गिलहरी है और ये पहले से ही काम पर लग गई है। इस जंगल में खजाना छिपा है और इसे पता है कि उस खजाने को कहाँ ढूंढना है, जो है अखरोट। जापानी अखरोट का खोल बहुत सख्त होता है, लेकिन इस गिलहरी के पास सही औजार हैं। छेनी जैसे इसके दांत, मजबूत और मुड़े हुए आगे के दांत खोल के बीचों बीच खिंचते हैं, जब तक दरार न बन जाए और मेवा टूट सके। गर्मियों में इकट्ठा किया गया ये भोजन आने वाली सर्दियों में इसकी मदद करेगा। किस्मत से जमीन पर स्टोरेज के लिए बहुत जगह है। ये कई अलग अलग जगहों पर मेवे दबाएगी, उनकी जगह का अपने दिमाग में नक्शा बनाएगी और सर्दियां आने पर उन्हें खाने लौटेगी। लेकिन अगर दबा हुआ खजाना छिपा कर रखना है तो दिखना नहीं चाहिए। इसकी चाल पकड़ी गई और संख्या में कम होने की वजह से इसे आगे बढ़ना पड़ेगा। दोपहर तक सूरज अपने चरम पर होता है और जंगल को झुलसा देता है। सुबह की थका देने वाली मेहनत के बाद ये सब असहनीय हो सकता है। गिलहरियां पसीना नहीं बहा सकती, इसके बजाय वो पेट के बल लेटकर अपने हाथ पैर फैला देती हैं। ठंडी सतह पर चिपककर ये शरीर की अतिरिक्त गर्मी बाहर निकालती हैं। ये बेहद प्रभावी तरीका है और इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो इसे कहाँ करती हैं। जापान की तपती गर्मी में ऐसे लेटना इन्हें सुकून पहुंचाता है। फिलहाल ये अखरोट का इंतजार करेंगी। जापान के दूसरे हिस्सों में हर किसी के पास आराम करने का वक्त नहीं होता। ये आओमोरी है, जापान के होन्शु द्वीप का सबसे उत्तरी प्रांत। यहाँ काबुशिमा द्वीप पर हजारों आवाजें गूंज रही हैं। हर साल मार्च से अगस्त के बीच ब्लैक टेल्ड गल्स यहाँ आते हैं। ये लोकप्रिय जगह है। ये जापान की सबसे बड़ी प्रजनन कॉलोनी है और ये तमाम 30,000 पंछी यहीं प्रजनन करने आए हैं।
इनके घोंसले साधारण बनावट के हैं, लेकिन वक्त कम है, इसलिए इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। सर्दियों के लिए रवाना होने से पहले अगली पीढ़ी को बड़ा करना जरूरी है, इसलिए वो देर नहीं करते। अप्रैल में अंडा देने के बाद मई इंतजार का महीना है। गर्मी खत्म होने को है और पूरे जापान में नजारा बदल रहा है। चमकीले स्पाइडर लिली पूरे इलाके में फैलते हैं, पतझड़ के मौसम का इशारा देते हुए, जैसा कि वो कई सदियों से कर रहे हैं। गर्मी का हरा रंग पतझड़ के रंगीन नजारे में बदलता है। जापान के पश्चिमी क्षेत्र शिमाने में तेज बहती नदियां ठंडी होने लगती हैं। कुछ हलचल हो रही है। एक जापानी विशाल सैलामेंडर 5 फुट तक लंबा और 22 किलो से ज्यादा वजन वाला ये एक विशाल उभयचर जानवर है। फिलहाल ये आराम कर रहा है। पतझड़ के आते ही नर सतर्क हो जाते हैं। ये घर लौट रहा है और वक्त नहीं गंवाना चाहता। साल के इस वक्त नर मांद हासिल करने के लिए लड़ते हैं, इसलिए इसे ज्यादा देर तक खाली छोड़ना ठीक नहीं है। शिमाने के दूसरे हिस्सों में जापान का विशाल जंगल मानव गतिविधियों के संकेतों से भरा है। चिबुरी द्वीप पर सजे खेतों के बीच वन्य जीव फल फूल रहे हैं। जापानी रैकून डॉग्स, जिन्हें तानुकी कहा जाता है, यहाँ रहते हैं और ये शहरी जीवन में ढल गए हैं। तानुकी रैकून जैसा दिखता है, लेकिन असल में लोमड़ी जैसा जीव है और उतना ही मौका परस्त है जैसे उनके लोमड़ी खानदान के रिश्तेदार। रैकून डॉग्स ज्यादातर निशाचर होते हैं और सूरज ढलने से पहले बाहर आते हैं। और इस मादा को कोई गंध आ रही है। इस तीखी गंध को पहचान लिया गया है। गायें, और जहां गायें हैं वहां पानी तो होगा ही। इसे ठीक से प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, लेकिन इस ओर पानी का टैंक आधा भरा है और दीवार ऊंची है। अगर ये अंदर गिरी तो फंस जाएगी। दूसरी तरफ कैसा रहेगा? किसी ने नल ठीक से बंद नहीं किया। प्यासे तानुकी के लिए ये एक खुला न्योता है। अंधेरे की आड़ में ये फिर से निकल पड़ी। तानुकी बहुत सामाजिक होते हैं। उनके परिवार के समूह साथ में रहते हैं, यहाँ तक कि खाने के समय में भी। लेकिन जहाँ परिवारों के सदस्यों का स्वागत होता है, वहीं बाहरी लोगों का नहीं। अकेले रहने वाले जीव अक्सर एक समूह बना लेते हैं और ये तब काम आता है जब वो किसी और के खाने में हिस्सा जमाने की कोशिश करते हैं। ये शरारती झुंड तब तक साथ रहता है जब तक इन्हें अपने साथी नहीं मिल जाते। सर्वाहारी होने से बेरी, कीड़े और सड़े हुए मांस जैसा आहार इन्हें सर्दियों के लिए वजन बढ़ाने में मदद करता है। फिर तानुकी एक ऐसा काम करते हैं जो कुत्तों के लिए काफी अनोखा है। वो शीत निद्रा यानी हाइबरनेशन की तैयारी करते हैं। जापान के प्राचीन जंगल पहाड़ी क्षेत्रों तक फैले हैं और टोक्यो के पास ओकुटामा के जंगलों में ऐसा लगता है जैसे विकास रुका हुआ है। ये है एक जापानी सेरो। ये बकरी जैसा दिखता है। लाखों सालों से ये ऐसे के ऐसे ही हैं। सिर्फ जापान में पाए जाने वाले ये एक तरह के जीवित फॉसिल यानी जीवित जीवाश्म हैं। सेरो शायद ही कभी जल्दी में रहते हैं। एक वक्त पर शिकार की वजह से लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके इस शांत जानवर को अब संरक्षित किया गया है और इसे राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है। पतझड़ के मौसम के दिन जंगल में पहले से ही उत्पादन धीमा हो रहा है,
ऐसे में ताज़ा पत्तियों का मिलना बहुत बड़ी बात है, इसलिए इन्हें अभी खा लेना ठीक रहेगा। सेरो अकेले रहने वाला जीव है और जंगल में ऐसे घूमता है जैसे उसके पास घूमने के लिए बहुत वक्त हो। पेड़ की छाल इसे जरूरी खनिज देती है और खुजलाने की जगह भी। ज्यादातर जानवर अनजान चीज देखकर छिप जाते हैं, लेकिन सेरो ऐसा नहीं करते। उन्हें घूरना अच्छा लगता है। प्राचीन कथाएं बताती हैं कि सेरो अपने जंगलों की रक्षा करते थे, इसलिए शायद ये भी बस आसपास की चीजों पर नजर रख रहा है। शेरेटिको पेनिनसुला के तट पर एक और परिचित जानवर भी नजर रख रहा है, एक उसूरी भूरा भालू। और इसने अपने आने का वक्त बिल्कुल सही चुना है। उसूरी भूरे भालुओं की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। माना जाता है कि ये अमेरिकी ग्रिजली भालू के रिश्तेदार हैं और इनकी भूख भी उन्हीं की जैसी है। ये सर्दियों की लंबी नींद के लिए शरीर को मोटा करने का वक्त है। शीत निद्रा में शरीर की चर्बी का भंडार खर्च हो जाता है, इसलिए ठंड के मौसम में शरीर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कैलोरी हासिल करना जरूरी है। भालू यहाँ इसी काम के लिए है। ये है सैमन फिश। कई साल समुद्र में बिताने के बाद पतझड़ के मौसम में पैसिफिक सैमन मछलियाँ अपने जन्म स्थान पर प्रजनन के लिए लौट आती हैं। नर मछलियों का शरीर लाल हो जाता है और उनके दांत लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वो मादा मछलियों को अंडे देने के लिए घोंसले तैयार करते हुए देखते रहते हैं। अपने मजबूत शरीर की मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हुए मादा मछलियां कंकड़ पत्थरों में उथले गड्ढे बनाती हैं, जिससे उनके शरीर पर खरोंच और निशान पड़ जाते हैं। इंतजार कर रहे नरों में तनाव चरम पर होता है। वो लगातार धक्का मुक्की और लड़ाई करते हुए अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वो मादा मछली से सटकर उन्हें अंडे देने के लिए उकसाते हैं। ये तरीका काम करता है, लेकिन एक अकेला नर बाकी सभी को दूर नहीं रख सकता। जैसे ही मादा अंडे देने लगती है, नर उस पर टूट पड़ते हैं और उसके द्वारा छोड़े गए लगभग 1000 अंडों में से कुछ को निषेचित यानी फर्टिलाइज करते हैं। पतझड़ का मौसम खत्म हो चुका है और जैसे ही सर्दियों की पहली बर्फ ऊंची पहाड़ियों पर जमती है, एक कठोर मौसम की शुरुआत होती है। जिगो कुडानी का पहाड़ी क्षेत्र उन जानवरों का घर है जो किसी भी अन्य गैर मानव प्राइमेट की तुलना में उत्तर में कहीं ज्यादा दूर रहते हैं। जापानी मकाक, बर्फीले माहौल में रहने के लिए अनुकूलित बंदर। उनका अतिरिक्त मोटा फर उन्हें -15 डिग्री तक के तापमान को बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है। वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ के पानी को गर्म करती है, जिससे गर्म पानी के झरने बनते हैं जो भीड़ को आकर्षित करते हैं। ग्रूमिंग इन्हें साफ रखती है और इनके सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। आमतौर पर प्रमुख मादा ही तय करती है कि कौन पानी के पूल में नहा सकता है, लेकिन आज वो अपने बालों में व्यस्त है। ये एक ऐसा मौका है जिसका फायदा झुंड तुरंत उठा लेता है। 40 डिग्री सेल्सियस के सुहाने तापमान पर इस बच्चे के लिए गर्म पानी से नहाने का वक्त है। जापानी मकाक अच्छे तैराक होते हैं और उन्हें तैरना बहुत पसंद होता है। गर्म पानी के स्पा का मजा लेकर वो तनाव मुक्त भी हो जाते हैं। और जब प्रमुख मादा मकाक का ध्यान कहीं और लगा होता है, तो युवा मकाक को कुछ और चक्कर लगाने का वक्त मिल जाता है। जब मन भर जाए तो किसी और को डुबकी लगाने का मौका दे दो। कुछ बंदर निजी स्वच्छता के लिए सुविधाओं का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। उनकी पसंद चाहे जो भी हो, ज्यादातर को झरने का इस्तेमाल करने का मौका मिल ही जाता है। पूल के किनारे एक सुकून भरा दिन रहा और कुछ बंदरों के लिए तो ये कुछ ज्यादा ही सुकून भरा रहा। सदियों से आसपास की चट्टानों से कीमती खनिज रिसकर झरने में मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ का पानी पीना उनकी सेहत के लिए अच्छा है। स्पा कड़ाके की ठंड वाले दिन सभी मेहमानों के लिए गर्म टॉनिक उपलब्ध कराता है। बंदर कल फिर से वापस आएंगे स्पा का मजा लेने, लेकिन अभी जाने का वक्त हो गया है। अब जापान के सबसे उत्तरी द्वीप होकाइडो में सर्दी आ चुकी है और लेक कुशिरो जम चुकी है।
लगभग 78 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बर्फ से ढकी ये जापान की सबसे बड़ी झील है जो सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है। सुबह की धुंध दिखाती है कि झील पर मेहमान आए हुए हैं और अभी भी आ रहे हैं। साइबेरिया में गर्मियां बिताने के बाद हूपर हंस सर्दी बिताने यहाँ आते हैं। जैसे जिगोकुरानी के गर्म पानी के झरने मकाक बंदरों को राहत देते हैं, वैसे ही कुशिरो झील हंसों को राहत देती है। शानदार अंदाज में पहुंचने के बाद अब आराम का वक्त है। गहराई से उठते ज्वालामुखी झरने पानी को इतना गर्म रखते हैं कि बसंत तक लगभग 10,000 हंसों को जीवित रहने में मदद मिलती है। यहाँ झील का किनारा नहीं जमता, इसलिए हंस ठंड से मुक्त जलीय पौधों को खा सकते हैं जो बहुत पौष्टिक होते हैं। इनकी चोंच उथले पानी में घास पौधे खाने के लिए बिल्कुल सही होती है। कभी कभी ये छोटे घोंगे और कीड़ों को भी छानकर खा लेते हैं जो पानी हिलने से ऊपर आ जाते हैं। यहाँ भोजन की मात्रा काफी है, ये पूरी सर्दियों में आराम से रह सकते हैं। हंस के बच्चों को 2 से 3 साल की उम्र तक अपने माता पिता की तरह बर्फ जैसे सफेद पंख नहीं मिलते। बड़े हंस का वजन 10 किलो तक और पंखों का फैलाव 1.5 मीटर तक हो सकता है, इसलिए इन बच्चों को अभी बहुत बढ़ना है। पानी से दूर सब आर्कटिक तापमान तुरंत जमा देता है। गर्म रहने के लिए हूपर हंस खुद को समेट लेते हैं। आराम करते हुए और खाना खाते हुए ये सर्दी के खत्म होने का इंतजार करते हैं। फिर ये साइबेरिया लौटेंगे। तब तक ऊर्जा बचाना ही बेहतर है। झील से अंदर की तरफ बर्फीली ठंड फैल रही है और दूर के जंगलों की ओर बढ़ रही है। यहां से कुछ गुजरा है। येजो सिकाडियर का झुंड, और वो भी आगे बढ़ रहे हैं। जमी हुई बर्फ पर चलना सहन शक्ति का कठिन इम्तिहान है। ये इस विशाल बर्फीली जमीन में किसी खुली जगह की तलाश में हैं। ये हर साल की दौड़ है, लेकिन इनकी ये मेहनत कामयाब जरूर होगी। इन्हें घास चाहिए और यहाँ वो भरपूर मात्रा में है। हालांकि येजो सिकाडियर पूरे होकाइडो में पाए जाते हैं। सर्दियों में इनमें से कई इन खुले घास के मैदानों की ओर जाते हैं और पहुंचते ही अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं। ये नर अपने चरम पर है। इसके सींग 1 मीटर से ज्यादा लंबे हैं और इसका कोट सर्दियों के लिए और घना हो गया है। इसे अपनी ताकत बनाए रखनी है, लेकिन ऐसा करते हुए प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखना मुश्किल है। यहाँ बहुत से नर हैं, कई तो इसके जितने ही शानदार, और मादाएं भी ध्यान दे रही हैं। ये अपने अलग झुंडों में इकट्ठा होकर खुद को बेहतर दिखा रही हैं। और देख रही हैं कि नर इन्हें देख रहे हैं या नहीं। आसपास के नर प्रभावित हैं। अगर इन्हें जोड़ी बनानी है तो सींग भिड़ाने होंगे। रटिंग इन शानदार योद्धाओं के लिए ताकत और सहन शक्ति की परीक्षा है और नरों के बीच लड़ाइयां लगातार चलती हैं। ये सिर मोड़ते और घुमाते हैं ताकि प्रतिद्वंदी की कोई कमजोरी पकड़ सकें। इन घुमक्कड़ योद्धाओं के लिए ये लंबा और थकाने वाला मौसम होगा। एक दूसरे से टकराते हुए इन दिग्गजों की आवाज एक जिज्ञासु ईजो रेड फॉक्स का ध्यान खींचती है, लेकिन इसके देखने लायक यहाँ कुछ नहीं है। पूरी सतर्कता से ये बर्फ में चूहों की तलाश करती है
लेकिन इसे कुछ नहीं मिलता। अब ये आगे बढ़ रही है। भूख इसे इंसानी बस्तियों की तरफ खींचती है। रेड फॉक्स की ये प्रजाति बहुत ही मौका परस्त होती है और इस मौसम में इसे जो कुछ भी मिलता है वही ढूंढकर खा लेती है। छोटे स्तनधारी, हल और फंगाई तक ये खा सकती है, लेकिन इस झाड़ी में इसे कुछ नहीं मिला। इसे एक मरा हुआ जानवर मिला है, ठंड का छोटा शिकार। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इसके काम जरूर आ जाएगा, जो इसके लिए जरूरी है। इसे अपने बच्चों को खिलाना है। 2 बच्चों के जन्म के बाद इसने पूरा बसंत और गर्मी इन्हें खिलाने में बिताई है। इसके बच्चे हमेशा भूखे रहते हैं और खाना मांगते रहते हैं। मादा लोमड़ी के लिए ये थकाने वाला वक्त है, लेकिन अगर इसे अपने बच्चों को पहली सर्दी झेलने के लिए मजबूत बनाना है तो इसे लगातार खाना लाना होगा। जब उन्हें खाना मिल जाता है तभी लोमड़ी आराम कर पाती है। जब लोमड़ी अपने साथी का इंतजार कर रही होती है तभी आसमान में एक नन्हा पक्षी सर्दियों के लिए अपना रूप बदल लेता है। इसके भूरे गर्मी के पंख गायब हो गए हैं और इनकी जगह मौसम के मुताबिक मुलायम सफेद पंख आ गए हैं। पेड़ों पर फुदकती हुई होकाइडो की लंबी पूंछ वाली चिड़िया को प्यार से बर्फ की परियां कहा जाता है। लगभग 14 सेंटीमीटर लंबी, जिसमें से आधी पूंछ होती है और सिर्फ 8 ग्राम वजन वाली, ये चिड़िया जापान के सबसे छोटे पक्षियों में से एक है। ये अपने पंखों को फुलाकर उनके बीच हवा भर लेती हैं और खुद को गर्म रखती हैं। इससे इनका आकार थोड़ा गोल मटोल हो जाता है। सफेद पंख भी आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं, जो शिकारियों से छिपने के लिए एकदम सही छलावरण यानी कैमोफ्लाज है। साल के इस वक्त खाने की कमी होती है, लेकिन इनके पास एक राज है, बर्फ की पॉप्सिकल्स। पेड़ों का रस ऊर्जा से भरपूर होता है और अक्सर बर्फ में जमा हुआ पाया जाता है। लंबी पूंछ वाली टिट चिड़िया के लिए ये एक अनूठा आकर्षण है। सर्दियों में खाना मिलना मुश्किल होता है, इसलिए ये कैलोरी मिलने के किसी भी मौके को छोड़ती नहीं है। होकाइडो के तटों पर तेज हवाएं और भारी बर्फ सीधा प्रहार करती हैं, जहां हार्बर सील्स पूरी तरह इसका सामना करते हैं। मोटी चर्बी की परतें ठंड को बाहर रखती हैं और गर्मी को अंदर बनाए रखती हैं। जमी हुई बर्फ से दूर रहते हुए ये चट्टानों और तटों पर आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इन्हें खाना है तो इन्हें वापस समंदर में उतरना ही पड़ेगा। गोता लगाने से पहले सील्स सांस रोक लेते हैं और ऑक्सीजन बचाने के लिए दिल की धड़कन धीमी कर लेते हैं। पानी के अंदर जाने के बाद ये 30 मिनट तक मछलियों का शिकार कर सकते हैं। ये फरवरी का महीना है और साइबेरिया की बर्फ की मोटी परत अमूर नदी से लगभग 700 मील बहकर जापान तक आ चुकी है। तैरती बर्फ के बड़े ढेर हवाओं से धकेले जाते हैं और समुद्री धाराओं से खिंचकर होकाइडो पहुंचते हैं। लहरों के नीचे बहती बर्फ अपने साथ छोटे छोटे यात्रियों की पूरी दुनिया लाती है, जिनकी जिंदगियां बहुत छोटे पैमाने पर चलती हैं। ये है क्लियोनी, लगभग पारदर्शी, अपने लाल अंदरूनी अंगों को छोड़कर ये समंदर की लहरों के साथ तैरती हैं। नाजुक और छोटे पंख जैसे दिखने वाले हिस्सों के साथ क्लियोनीज को सी एंजल्स भी कहा जाता है। आधे इंच से भी छोटे, असल में ये एक तरह के सी स्लग हैं, लेकिन इनके मासूम रूप पर मत जाइए। इस नाजुक दिखावे के पीछे एक भयंकर शिकारी छिपा है, जो मौका मिलते ही छोटे तैरते शिकार को निगल जाता है। ये दोनों यहाँ प्रजनन के लिए आए हैं, लेकिन इन्हें कोई जल्दी नहीं है। एक दूसरे से लिपटे हुए, आराम से बहते हुए इनका मिलन नृत्य यानी मेटिंग डांस 4 घंटे तक चल सकता है।
फरवरी में बर्फ के पिघलने के वक्त ही पृथ्वी पर मौजूद सबसे भारी चील भी यहाँ आती हैं। इनका वजन लगभग 9 किलो के आसपास होता है। स्टेला समुद्री चीलों की 1/3 आबादी अपने रूसी प्रजनन स्थलों से सर्दियां बिताने के लिए यहाँ आती हैं। धरती के सबसे दुर्लभ शिकारी पक्षियों में से एक ये यहाँ शिकार करने आती हैं। और जब मुकाबला कड़ा हो तो शुरुआत जल्दी करना ही बेहतर होता है। ऊंचाई से ये वही सब करते हैं जिसमें ये माहिर हैं, यानी मछली का शिकार। इनके बड़े पंजे उड़ान के दौरान मछली को पकड़कर मजबूत पकड़ सुनिश्चित करते हैं। दूसरे 2.5 मीटर लंबे पंख फैलाकर गर्म हवाओं पर मंडराते हैं और हमला करने का इंतजार करते हैं। इन ईगल्स के लिए ज्यादा बड़ा होना उतरते समय फायदेमंद होता है। ये व्हाइट टेल्ड सी ईगल्स भी कम ताकतवर नहीं हैं, लेकिन इन्हें भी इन विशाल उड़ते दिग्गजों को रास्ता देना पड़ता है। सेलर्स के उलट ये पूरे यूरेशिया में फैले हुए हैं। ये अभी सर्दी बिताने यहाँ आए हैं। उपजाऊ पानी सबके लिए काफी खाना देता है। पेट भरने के बाद ये पानी के किनारे लगे पुराने पेड़ों की तरफ उड़ जाते हैं। होकाइडो के पहाड़ों में ये ढलती दोपहर का वक्त है। यहाँ ऊपर एक अनोखा जानवर असामान्य रूप से जल्दी शुरुआत कर रहा है। जेब में समाने जितनी छोटी गिलहरियों की एक जोड़ी। आमतौर पर ये रात में सक्रिय होती हैं। इनकी बड़ी आंखें अंधेरे में देखने के लिए बनी हैं, लेकिन ठंड की वजह से ये जल्दी खाने की तलाश में बाहर आई हैं। इनके पेड़ पर फूल आने वाले हैं और शुरुआती कलियां खोने का मौका छोड़ना नादानी होगी। लेकिन जहां ये पारंपरिक ढंग से जीती हैं, वहीं इनके पड़ोसी शहरी जीवन अपना चुके हैं। एक घर में गर्म छत की लकड़ियों तक पहुंची हुई ये एक छोटे मगर निडर खिलाड़ी की आधुनिक जिंदगी है, और ये कमाल के करतब भी कर सकती है। ये एक फ्लाइंग स्क्विरल है, यानी उड़ने वाली गिलहरी, और ये अंधेरे की आड़ में कलाबाजियां करती है। आगे और पीछे के पैरों के बीच फैली त्वचा एक पैराशूट बनाती है, जिससे ये फिसल कर उड़ती हैं। रात के खाने की तलाश में निकलते वक्त इन्हें सावधान रहना होगा। अंधेरे में खतरे हैं, और उनमें से एक है एक एजो सेबल, नेवले और स्टोट का रिश्तेदार। ये एक सक्षम मांसाहारी है, और यहाँ रहने वाली मादा को कुछ आभास हुआ है। तेज सूंघने की क्षमता इसे बर्फ के नीचे दबे खाने तक पहुंचा देती है। मुश्किल वक्त में जो मिले वही लेना पड़ता है। कोई शिकार न मिलने पर यह विकल्प तलाशने के लिए कड़ी मेहनत करती है। पौधे, फल और मेवे इसे गर्म रहने के लिए कैलोरी देंगे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। इसे एहसास हो गया है। एक और मादा जो देख रही थी, साफ है कि यहाँ खाना मौजूद है, इसलिए वो आगे बढ़ती है। खाने की तलाश के दबाव ने सेबल्स को आपस में संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया।
ये एक मुकाबला है और स्थानीय निवासी के लिए जीत का दावा करने के लिए काफी है। इसका इनाम पतझड़ में गिलहरी द्वारा छुपाया गया मेवा होगा। निवासी का ध्यान भटकते ही घुसपैठिए को भी अपना हिस्सा मिल जाता है। छुपकर देखने का फायदा मिल गया। मौका परस्ती से मिला ये खाना सुनिश्चित करेगा कि दोनों आज रात भर पेट खाएंगे। रात के अंधेरे में पास की नदी पर नजर रखी जा रही है। यहाँ ब्लेकिस्टन्स फिश आउल से बेहतर कोई नहीं देख सकता। लगभग 2.5 फुट ऊंचा और 6 फुट से ज्यादा पंखों के फैलाव वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा उल्लू है और इसे मछली खाना बेहद पसंद है। सिर पकड़कर निष्क्रिय करने के बाद मछली पूरी निगल ली जाती है। ब्लेकिस्टन्स ईगल आउल की उप प्रजाति हैं और जापान का सबसे दुर्लभ जानवर। और आज रात इस नर के साथ एक साथी भी है। साल के इस वक्त ये जोड़े बनाते हैं और ये मादा साथी ढूंढ रही है, लेकिन नर इसकी रोमांटिक इच्छा की परवाह किए बिना मछली पकड़ने में लगा है। इसका अगला शिकार मुश्किल हो सकता है, इसलिए ये मौके का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। मादा को भी आज रात खाना चाहिए, लेकिन वो खुद शिकार नहीं करना चाहती। इसके बजाय वो ये काम नर पर छोड़ देती है। एक और मछली जिसे वो जल्दी खत्म कर देता है, लेकिन इस बार उसकी नजर उसके शिकार पर टिक चुकी है। वो मछली के लिए लड़ाई नहीं करेगी, बल्कि इंतजार कर रही है कि वो नर उसे मछली तोहफे में दे। नर ने एक और मछली पकड़ ली है। मादा के लिए अच्छा है कि एक उल्लू एक रात में सीमित मछलियां ही खा सकता है। और वैसे भी साझा ना करना बदतमीजी होती। नर की दरियादिली का मतलब है कि अब मादा भूखी नहीं रहेगी और शायद मादा को साथी भी मिल गया है, कम से कम कुछ वक्त के लिए। सूर्योदय हो गया है और ये पहला इशारा है कि सर्दी होकाइडो पर अपनी पकड़ ढीली कर रही है। फरवरी का आखिरी दौर है और जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी है। अब भी तापमान -4 डिग्री है, लेकिन इस बात का जापान के सबसे पवित्र जीवों में से एक पर कोई असर नहीं होता। जापानीज रेड क्राउन्ड क्रेन्स यानी जापानी लाल मुकुट वाले सारस, एक छोटी आबादी पूरे साल यहाँ रहती है और सर्दियों के अंत में सटोरी नदी पर इकट्ठा होती है ताकि बसंत के प्रजनन मौसम की तैयारी कर सके। 8 फुट के पंख फैलाव और 5 फुट की ऊंचाई के साथ ये दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में गिने जाते हैं। इन्हें स्थानीय तौर पर टांचो कहा जाता है, जिसका अर्थ है लाल पहाड़। ये सारस तरह तरह का खाना खाते हैं, जिनमें उभयचर, पौधे और इन्वर्टिब्रेट्स शामिल हैं। ये जमीन को टटोलते हैं ताकि बर्फ के नीचे छिपी चीजें बाहर आ जाएं। ये काफी शोर करने वाला झुंड है और इनकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है।
जमा देने वाली हवा को चीरता हुआ ये नृत्य का आह्वान यानी डांस का न्योता है। ये जोड़ा पहले भी साथ में नाच चुका है। ये जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल बनाते हैं। आज भी ये वैसे ही नाचते हैं जैसे पूरे साल नाचते आए हैं। ये एक तरह से एक दूसरे के प्रति सम्मान और लगाव दिखाने वाला नृत्य है, जिसमें नर आगे बढ़कर नेतृत्व करता है और मादा उसका साथ देती है। जैसे जैसे बसंत का प्रजनन मौसम पास आता है, इनका संबंध पहले जितना ही मजबूत बना रहता है। एक नया दिन शुरू हो चुका है और जापान की लंबी और मुश्किल सर्दी आखिर खत्म होने को है। अब ठंड पहले जितनी जमा देने वाली नहीं रही और धीरे धीरे गर्म होते हुए दिनों ने उसे पीछे धकेल दिया है। जिन जीवों ने सर्दी झेली, उनके लिए ये राहत लेकर आता है। अब बसंत की शुरुआत हो सकती है और मौसम का बदलना किस्मत का बदलना भी है। माउंट फूजी के ऊपर उगता सूरज जापान की जंगली दुनिया के सबसे मुश्किल वक्त के अंत की घोषणा करता है। जापान की सर्दी, जहां जिंदा रहने के लिए सहनशीलता और अनुकूलन बेहद जरूरी हैं, जहां मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए खास तरकीबें और रणनीतियां काम आती हैं। एक ऐसी जगह जहां जमीन पर दिग्गज नाचते हैं और आसमान में चुपचाप शिकार होता है, जहां बंदर बर्फ में भाप का स्नान लेते हैं और दूसरे जानवर खाने के लिए संघर्ष करते हैं, जहां प्रतिद्वंद्वी प्रजनन के अधिकार के लिए आमने सामने भिड़ते हैं और चोर मुफ्त के खाने के लिए किसी भी मौके का फायदा उठाते हैं, जहां लाखों सालों से बिल्कुल भी ना बदलने वाले जीव प्राचीन जंगलों में घूमते हैं, जहां कुछ जीव 24 घंटे संघर्ष में लगे रहते हैं। वैसे तो जापान की जंगली दुनिया के लिए सर्दियां बीत चुकी हैं, लेकिन आने वाला मौसम भी नई जिंदगी